वेलकम टू स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हमारा मुग़ल काल का चल रहा है और मुग़ल काल में हमने अभी तक देखा अकबर के बारे में। आज हम जानेंगे अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जहांगीर के जीवन चरित्र कैसा था, उसका राज्यारोहण किस तरह हुआ, उसमें कौन कौन सी परेशानियाँ आई जिसे कि बाद में सुलझा लिया गया, और यहाँ तक कि जहांगीर का जब शासनकाल चल रहा होता तो उसे अपने खुद के बेटे खुसरो का जो विद्रोह होता है उसे भी देखना पड़ता है। तो आज हम इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जहांगीर के जन्म के बारे में। जहांगीर के जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब बहुत सारे संत और फ़कीर उनकी दुआएं और इसके अलावा फतेहपुर सिकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के कारण अकबर की जो पत्नी थी और जयपुर की राजकुमारी, उनका नाम था मरियम उज़ ज़मानी जब गर्भवती होती है तो उन्हें शेख की कुटिया में भेज दिया जाता है और वहीं पर 30 या 31 अगस्त 1569 ईस्वी को एक पुत्र रत्न मिलता है अकबर को, जिसका कि नाम जहांगीर रखा जाता है। प्रारंभिक दौर में उसका नाम शेख के नाम के आधार पर सुल्तान अहमद सलीम रखा गया था और अकबर उसे प्यार से शेखो बाबा कहते थे। क्योंकि इसके पहले अकबर की जितनी भी संतानें हुई थी वे सभी जीवित नहीं बच पाती थी, तो अकबर का अपने इस पुत्र के प्रति, इस नवजात शिशु के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है। उसने इसका जो लालन पालन किया वो बहुत ही प्यार और सतर्कता के साथ किया था और यह सभी प्रक्रिया फतेहपुर सिकरी में ही किया गया था। कुछ समय के बाद राजधानी फतेहपुर सिकरी में भेज दिया गया। यहाँ पर अकबर ने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया था और बहुत ही इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया था कि उसके अंदर जहांगीर को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जो भी अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था थी, जितने भी टीचर्स थे, शिक्षकगण थे और सैनिक प्रशिक्षण जो थे, उन सब के लिए यहाँ खास व्यवस्था की गई थी। विद्यारंभ के संस्कार की बात करें तो जहांगीर का यह संस्कार 28 नवंबर 1573 ईस्वी को मनाया गया था, संभव था। इसके अलावा जहांगीर की जानकारियों के लिए उसे फारसी, अरबी, हिंदी, तुर्की, गणित, इतिहास, भूगोल और भी 2-3 विषय थे जिनमें कि उन्हें शिक्षित किया गया था, योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षित किया गया था। और उनके जितने भी टीचर्स थे, जितने भी शिक्षक थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रब्दुर रहीम खान खाना था। उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, सभी लोग जानते थे। लेकिन तत्कालीन प्रथा के अनुसार, तत्कालीन जो प्रथा है उसमें बताया जा रहा है कि बहुत ही छोटी उम्र में जहांगीर को सैन्य व्यवस्था के साथ संबंधित होना पड़ा था, क्योंकि तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति हुआ करती थी उसमें सैन्य प्रतिभा होना अनिवार्य था और एक राजवंश से संबंधित राजकुमार के लिए सैन्य प्रतिभा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था। 1581 ईस्वी में काबुल पर जब आक्रमण होता है तो उस समय भी, इस उम्र में भी जहांगीर को एक सेना की टुकड़ी का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था। 1577 ईस्वी में 10 हजारी और 50 में 12 हजारी की उपाधि दिया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहांगीर का जो समय है, जहांगीर का जो काल है, उसके काल में, उसके जीवन काल में जब उसके पिता जीवित थे तब उन्होंने हर तरह की सर्व संपूर्ण गुण भरने की कोशिश किया था। उसे राजपद में भी बहुत ही जल्दी शामिल कर लिया गया था और उनकी शादी भी 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी गई थी। उन्हीं की ममेरी बहन यानी कि आमेर के जो राजा थे भगवान दास, उनकी बेटी, उनका नाम था मानबाई के साथ जो इनका विवाह हुआ था वो हिंदू संस्कार के अनुसार हुआ था। पहले हिंदू विधि से हुआ और फिर बाद में मुस्लिम, यानी कि दोनों विधियों से उनका संस्कार किया गया, विवाह संस्कार किया गया। और इसका डेट दिया जाता है 13 फरवरी 1585 ईस्वी को। तो जिसने जहांगीर इतनी सारे विषयों में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने विवाह किए और विवाह के बाद अपना दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी पिता की इतनी सारी सतर्कता थी, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस थे और इतने सारे लोगों को नियुक्त किया गया था जहांगीर की परवरिश के लिए, अच्छी परवरिश के लिए। लेकिन इसके बाद भी जहांगीर की जो अपनी पर्सनैलिटी रहती है वो बहुत ही अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है।
शहज़ादा सलीम के अंदर उस समय समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जैसे कि मदिरापान करना और फिर थोड़े से रंगीन मिजाज के होना, ये सारी बुराइयां उसके अंदर कूट कूट के भर चुका था। अकबर ने भी उसे सुधारने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, लेकिन जब 1600 ईस्वी में अकबर दक्षिण में असीरगढ़ के किला को जीतने में व्यस्त था, तो शहजादा सलीम उसने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ और खुद को सुल्तान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि बाद में ऐसा नहीं हो पाता है। जब अकबर वापस लौटता है तो फिर सलीम को छोड़ना पड़ता है। अकबर ने इस समय में सलीम को बहुत सारी धमकियां भी दी थी और बहुत कुछ समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि सलीम का बर्ताव इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि उसने अकबर के जो सबसे प्रिय मित्र थे अबुल फजल, उसकी हत्या करवा दी थी बुंदेला से। वीर सिंह बुंदेला को बोलकर अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। इससे अकबर बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और कहा जाता है कि उन्होंने 2 दिनों तक जल और खाने को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी बाद के समय में जब सलीम वापस आता है बंदी के रूप में, तो अकबर उसे माफ़ कर देता है। अब यहाँ देखते हैं जहांगीर के विवाह और उनके बच्चे। अकबर का इकलौता वारिस होने के कारण और वैभव विलास में पालन पोषण की वजह से जहांगीर एक बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज का शासक था। उसने करीब 20 शादियाँ की थी और कहा जाता है बाद के समय में उनका जो महल होता है उसमें स्त्रियों की संख्या 800 हो जाती है। उनमें सबसे चहेती और पसंदीदा बेगम नूरजहां थी। इसके अलावा उन्होंने कई शादियां राजनीतिक कारणों से भी की थी। 16 साल की उम्र में जहांगीर की पहली शादी आमेर के राजा भगवान दास की राजकुमारी मानबाई से हुई थी, जिनसे उन्हें 2 बेटों की प्राप्ति हुई। वहीं जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के जन्म के अवसर पर मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को शाही बेगम की उपाधि से नवाजा था। उन्होंने नवाजा तो था, लेकिन इसके बाद भी जहांगीर की बहुत अलग अलग राजकुमारियों से उनकी सुंदरता पर मोहित होने के कारण शादी होती है और 1586 ईस्वी में जहांगीर ने उदय सिंह की बेटी जगत गोसन की सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और इस कारण उनसे विवाह भी कर लेते हैं। उनसे भी उन्हें 2 बेटे और 2 पुत्रियां मिलती हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ एक ही बेटा खुर्रम जीवित रह सकता है और अन्य संतान की बचपन में ही मौत हो जाती है। खुर्रम का जो विद्रोह है वो हमें बाद के समय में देखने को मिलता है। बाद में उसका यही बेटा सम्राट शाहजहां के रूप में मुगल सिंहासन पर बैठा और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। वहीं शाहजहां को लोग आज भी 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए जानते हैं। यहाँ बताया गया जहांगीर की बहुत सारी औलादें थी, जैसे कि उसकी जितनी सारी बेगमें थीं उनमें से उन्हें 5 बेटों की प्राप्ति हुई थी। जैसे सबसे पहले तो खुसरो मिर्जा, खुर्रम मिर्जा वही है शाहजहां, परवीज़ मिर्जा, शाहरियर मिर्जा, जहांदर मिर्जा और इफ़त बानो बेगम, बहार बानो बेगम, बेगम सुल्तान अन्निसा बेगम, दौलत अन्निसा बेगम, ये सारी उनकी पुत्रियां थी, सभी बेटियां थीं। तो इस तरह से जहांगीर का जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही रंगीन बीतता है। उसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी सबसे फेवरेट पत्नी नूरजहां से उनके रिश्ते शुरू से ही बहुत ही अलग देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी बताई गई हैं। सबसे पहले तो बताया जाता है कि जब पहली बार मुगल सम्राट जहांगीर ने मिर्जा ग्यास की बेटी मेहरुनिसा नूरजहां के बचपन का नाम है, उसे देखा था तो वो उनकी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे और उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नूरजहां से विवाह करना है। लेकिन नूरजहां से जो विवाह होता है यह सिर्फ जहांगीर के जीवन काल की ही नहीं बल्कि पूरे मुगल काल का जो इतिहास है उसमें एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि बेनी प्रसाद की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मध्ययुगीन इतिहास में नूरजहां की तुलना में किसी भी व्यक्तित्व
किसी का भी व्यक्तित्व इतना रुचिकर प्रेम कथा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था जितना कि जहांगीर और नूरजहां का था। जहांगीर के समय की किसी अन्य घटना ने इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं किया जितना कि नूरजहां के साथ उसकी विवाह ने किया था। पूरे 15 वर्ष तक यह विख्यात महिला मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी रही। मध्यकाल में हम देखते हैं कि मध्यकाल में महिला सुल्तान या फिर महिलाओं का जो वर्चस्व है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके सबसे पहले तो रजिया सुल्तान का नाम आता है, जिसे कि बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नूरजहां का भी नाम आता है। नूरजहां को सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह खुद तो सुल्तान नहीं बनी, लेकिन इसने इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किया शासन में, इतना ज़्यादा शासन को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया कि उसके कारण कहा जा सकता है कि मेहरुन्निसा या फिर नूरजहां वो एक सुल्तान थी। उनके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था और उनके पिता का नाम था गियास बेग। गियास बेग पर्सिया के रहने वाले थे और जब उनके पिता जब पर्सिया में उनके पिता नूरजहां के दादाजी ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मौत हो जाती है, तो उसके बाद पर्सिया की जो परिस्थिति रहती है वो इनके परिवार के लिए अनुकूल नहीं रहती है। तो गियास बेग अपने पूरे परिवार के साथ भारत आते हैं और उसी समय रास्ते में कंधार के रास्ते से जब वो आ रहे थे भारत, तो उसी समय उनकी पत्नी ने एक और लड़की को जन्म दिया और यही वो लड़की थी मेहरुन्निसा। भारत आने के बाद मिर्जा गियास बेग को अकबर की सेवा करने का मौका मिला था और अपने निरंतर प्रयास के कारण एक दिन वह काबुल का दीवान भी बन जाता है। लेकिन बाद में वह अकबर का व्यक्तिगत जो कारखाना रहता है उसमें काम करने को आ जाता है, क्योंकि काबुल से उसे वापस बुला लिया जाता है अकबर के द्वारा और कारखाने की सेवा में लगा दिया जाता है। इसी तरह से उसने अपने परिवार को चलाया। गियास बेग ने क्या किया, अपनी सारी बच्चों का विवाह किया, उसे अलग अलग पदों पर दिया। जैसे कि मेहरुन्निसा का विवाह भी अली कुल बेग नाम के एक बहुत ही साहसी बहादुर फारसी युवक से किया गया था। और 1599 ईस्वी में मेवाड़ पर जब आक्रमण किया जा रहा था, तो उस समय शेर को मारने के लिए अली कुल बेग को शहजादा सलीम ने ही शेर अफगन की उपाधि से भी नवाजा था। लेकिन जब सलीम जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो शेर अफगन ने सलीम का साथ नहीं दिया था बल्कि अकबर का साथ दिया था। बाद में अकबर की जब मृत्यु हो जाती है और जहांगीर सुल्तान बनता है, तब उसने शेर अफगन को माफ़ कर दिया। लेकिन शेर अफगन भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था। वह भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं भी उसकी बढ़ी हुई थी और इसी सब के कारण जब उसका कुतुबुद्दीन के साथ झड़प होती है, तो उसी झड़प में उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन के जो सैनिक थे उन्होंने शेर अफगन की हत्या कर दी। साथ साथ शेर अफगन के साथ साथ उनके जितने रक्षक थे उन्हें भी हत्या कर लिया गया। इसके बाद शेर अफगन की पत्नी मेहरुन्निसा और उनकी एक बेटी थी लाडली बेगम, इन दोनों को कैद कर जहांगीर के समक्ष लाया गया, जहाँ की जहांगीर ने उसे अपनी विधवा माँ जो थी, जिनका कि नाम था सलीमा बेगम, अकबर की विधवा थी वो सलीमा बेगम, उनकी सेवा करने के लिए भेज दिया। और कहा जाता है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर ने नूरजहां को बचपन में ही देखा था और वो बचपन के प्यार को भुला नहीं पाया था, तभी जाके उसने बाद में इनसे विवाह किया था। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों की बात करें तो उनका मानना है कि 1611 ईस्वी में जब नौरोज का त्यौहार था, तब जहांगीर ने पहली बार नूर महल को देखा था और मेहरुन्निसा को देखा था और आगे चलकर उसे नूर महल और फिर बाद में नूरजहां की उपाधि से विभूषित करता है। नूरजहां और जहांगीर का जो विवाह है उसको लेकर इतिहासकार में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोगों, जैसा कि भी बताया गया कि कुछ इतिहासकार मेहरुन्निसा के बारे में बताते हैं कि ये एक बहुत ही अलग किस्म की औरत थी, महत्वाकांक्षी औरत तो थी ही, लेकिन इन्होंने ये उस स्थिति में नहीं थे कि ये अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद विवाह कर सके, तो मेंटली रूप से इन्हें प्रिपेयर करने के लिए जहांगीर ने कुछ वक्त दिया और सलीमा बेगम की सेवा करने का मौका दिया था ताकि वो तैयार हो जाए इन सभी चीज़ों के लिए।
इसमें और बताया जा रहा है कि नूरजहाँ को इतिहास में एक साहसी महिला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह जहांगीर के साथ उसके राजकाट में हाथ बटाती थी। पर्सनल तौर पे चाहे जो कुछ भी हो, जहांगीर की जब शादी होती है नूरजहाँ से हो जाती है, उसमें जहांगीर की उम्र करीब करीब 42 ईयर्स रहती है और नूरजहाँ की आयु 34 वर्ष। नूरजहाँ 34 वर्ष की आयु में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षित थी और तीक्ष्ण बुद्धि वाली भी थी। इसके अलावा कविता, संगीत और चित्रकला का उसे विशेष तौर पर शौक हुआ करता था। उसने फारसी में बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी। साज सज्जा, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, इन सब का नूरजहाँ को बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ करता था और इसमें वो नए नए ढंग और तरीके चलाती रहती थी। कहा जाता है कि परफ्यूम की जो खोज हुई है वो भी नूरजहाँ के काल में ही हुई। नूरजहाँ की जो माँ थी, नूरजहाँ और उनकी माँ, इन दोनों ने मिलकर इत्र का निर्माण करवाया था। शासन में नूरजहाँ को बहुत विशेष रुचि हुआ करती थी और उसमें किसी भी समस्या का निदान निकालने की बहुत ही कुशलता थी उसके अंदर। बहुत ही धैर्यवान और साहसी औरत के रूप में वो जानी जा सकती हैं। बहुत सारी विद्वानों और निर्धनों की हमेशा सहायता करती थी और कहा जाता है कि उसने सैकड़ों निर्धन लड़कियों का विवाह करवाया था। लेकिन नूरजहाँ का अपना जो चरित्र है, उसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, बहुत बड़ी थी। उसने शासन में हस्तक्षेप किया और अपने प्रभाव को इस तरह बढ़ाया कि जहांगीर का प्रभाव नग्न हो गया। सत्ता को अपने हाथों में रखने का पूरा प्रयास किया और कहा जाता है कि संपूर्ण मध्यकालीन भारत में नूरजहाँ जितना शक्तिशाली मुगल बेगम कोई और नहीं हो पाया। हम यह इस तरह से जान सकते हैं कि नूरजहाँ से अधिक किसी भी अन्य पर इतनी अधिक सत्यता लागू नहीं होती जितनी कि नूरजहाँ पे लागू होती है। नूरजहाँ का जो शक्ति है वो उस काल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पिछले रजिया सुल्तान के बारे में भी जब पढ़ा तो उसमें नहीं देख पाए, लेकिन नूरजहाँ को यहाँ पूरी छूट मिलती है, उसे बहुत प्रश्रय दिया जाता है। बाद के समय में जब जहांगीर और नूरजहाँ का विवाह हो जाता है तो नूरजहाँ ने अपने लिए बहुत सारे उच्च अधिकार भी घोषित करवाए थे। कहा जाता है कि जब जहांगीर को किसी को दान स्वरूप कोई भूमि देनी होती है तो उसके लिए भी वह नूरजहाँ से परमिशन लेने के बाद ही और उसके हस्ताक्षर के बाद ही दे सकता था। अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जा सकता था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नूरजहाँ ने अपना प्रभाव किस तरह से शासन व्यवस्था में कायम कर लिया था। वहीं 1626 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम ने इत्मा-उद-दौला के मकबरे का निर्माण करवाया था। यह मुगल कालीन वास्तुकला से बनाई गई पहली इमारत थी जिसमें कि सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था और यह उसने अपने पिता की मौत के उपरांत करवाया था, अपने पिता के स्मरण में करवाया था। अब मुगल शासक के रूप में जहांगीर। साल 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम को मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया और उन्हें जहांगीर के नाम की उपाधि दी गई। जब वह मुगल शासक जहांगीर की उम्र 36 साल की थी तब उन्हें मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी एक आदर्श शासक के रूप में संभाले और कई सालों तक मुगल सिंहासन पर जमा रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया। विजय अभियान चलाया जो क्षेत्र उनके पिता अकबर के द्वारा हासिल नहीं किए गए थे, उन सब में सबसे पहले ऐसे निर्विवाद क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पर 2-3 जो विद्रोह हैं वे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब जहांगीर शासक बनता है तो उस समय मेवाड़ के साथ उसने युद्ध किया था। सबसे पहला युद्ध मेवाड़ के साथ किया था और उसे अपने अंदर लाने की कोशिश की थी। क्योंकि मेवाड़ वो ऐसा राजपूताना प्रांत के रूप में जाना जाता है जिसके कि ऊपर पूर्ण रूप से आधिपत्य जमाना कभी कोई भी इस्लामिक शासक नहीं कर पाया था। अकबर के शासन के काल में भी मेवाड़ पर जब आक्रमण किया गया था तो पूर्ण रूप से उसे अपने अधीन नहीं लाया जा सका था। इसके अलावा दक्षिण का युद्ध, कांगड़ा का युद्ध और फारस के साथ जो संबंध है मुगल शासक के रूप में, जब जहांगीर की ये सारी क्वालिटीज़ को हम ध्यान दे सकते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ के साथ उसका जो युद्ध हुआ उसके बारे में। अकबर के बारे में बात करें तो अकबर ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा था तो अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूरे मेवाड़ को प्राप्त नहीं कर पाया था। और जब उसकी मौत हो जाती है तो मौत के राणा प्रताप की बात करें तो राणा प्रताप की मौत होती है 1597 में। और इसके पहले ही उसने क्या किया था, उसके कुछ प्रांत जो कि अकबर के द्वारा हथिया लिए गए थे, कैप्चर कर लिए गए थे। राणा प्रताप ने अपनी मौत से पहले उन सबको अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ तक कि उसके जो बेटे थे अमर सिंह में राणा प्रताप जैसी क्वालिटी नहीं थी। वो बहुत ही अजेय और आत्मनिष्ठावान व्यक्ति नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी एक सैनिक के रूप में अमर सिंह का नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। उसने मुगल आक्रमण विरोधी अपने पूर्वजों की नीति को जीवित रखा, लेकिन इसके तरीके अलग कर दिए। दूसरी तरफ अकबर ने जिस साम्राज्य का विस्तार किया था उस परंपरा को जहांगीर ने उसके अनुकूल ही करने की कोशिश की थी। उत्तर भारत का विजय तो लगभग पूरा हो चुका था। अकेला मेवाड़ ही ऐसा राज्य बचा था जो कि मुगलों की सत्ता मानने से इनकार करता है। इसलिए जहांगीर ने क्या किया, शहजादा परवेज की अध्यक्षता में एक बहुत ही विशाल सेना का निर्माण किया और उसे मेवाड़ विजय के लिए भेज दिया था। जफर बेग, आसफ खान और राजा जगन्नाथ इतने योग्य अधिकारी उसके साथ भेजे गए थे, लेकिन अमर सिंह के चाचा सागर को भी, जो मुगल की सेवा में थे, चित्तौड़ और उसकी मुगल भूमि का स्वामी बनाकर भेजा गया था। इस समय अमर सिंह ने बहुत ही वीरतापूर्वक अपने प्रदेश की रक्षा की। दीवारों के दर्रे पर घमासान युद्ध हुआ जिसमें कि कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। बाद के समय में अमर सिंह और शहजादा खुर्रम, इन दोनों के बीच सुलह हो जाती है और दोनों के बीच संधि होती है। संधि जब हो रही होती है तो उसके पहले राणा अमर सिंह शहजादा खुर्रम से मिलते हैं और उसे बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं गिफ्ट करते हैं, जैसे कि लाल मोती और सारी 7 हाथी, 9 अश्व, इस तरह की चीज़ें भेंट की जाती हैं। खुर्रम ने भी उसे बहुत ही सहृदयता से उसे गले मिलाया था और उसे अपने साथ बैठाकर बहुमूल्य वस्तुओं का उपहारों का आदान प्रदान किया, उनका सत्कार किया। और जब राणा चले जाते हैं तो उसके बाद राजकुमार कर्ण के समक्ष भी खुर्रम ने भी वही नीति अपनाई थी, उसे भी सम्मान दिया था, उपहारों का आदान प्रदान किया था। तो इस तरह से राणा और सम्राट के बीच 1615 में एक संधि होती है। इसे हम मेवाड़ की संधि के रूप में भी देख सकते हैं। मेवाड़ की जो संधि होती है उसके अनुसार मेवाड़ पूर्ण रूप से मुगल सम्राट के अधीन तो नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर आधिपत्य रखा जा सकता था। उस संधि की जो शर्तें हैं वो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला शर्त तो ये था कि राणा ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, यानी कि अमर सिंह जो थे उन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत वह सारा प्रांत लौटा दिया जो अकबर के समय में मुगलों के आधिपत्य में आ गया था। चित्तौड़ के दुर्ग की सुरक्षा और मरम्मत को निषिद्ध घोषित कर दिया गया। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया, मतलब कि यह निश्चित हुआ कि राणा के स्थान पर युवराज भी जा सकते हैं। युवराज कौन थे? युवराज कर्ण मुगल दरबार में उपस्थित हुए जा सकते थे। अन्य राजपूत सरदारों की भांति राणा को मुगल परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 5 शर्तें थी जो कि मुगल जहांगीर और अमर सिंह के साथ हुई थी। इसमें यह तो दिखाई देता है कि राणा ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ भी पूरी तरह से 100% आधिपत्य तो स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी शर्तों पर मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया, ना कि मुगलों के शर्तों पर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मेवाड़ और दिल्ली के सत्ता के बीच में जो संधि वह इतिहास में अपना किस तरह का स्थान रखती है। इसके बाद किसी भी सिसोदिया वंश की किसी भी मुगल शासक की प्रत्यक्ष रूप से अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि राणा अमर सिंह ने मेवाड़ की गौरव की रक्षा नहीं की, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया और मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार करके राणा प्रताप के नाम को भी लज्जित किया है।
राणा अमर सिंह ने मुगलों से उसी प्रकार और उसी परिस्थितियों में रहते हुए युद्ध किया था जिस प्रकार के राणा प्रताप ने किया था, लेकिन फिर भी राणा प्रताप ने अपने समय में मुगलों की सेना को परास्त किया था, जो कि राणा अमर सिंह ने इसकी कोई भी कोशिश नहीं की। और युवराज कर्ण सिंह अपनी सरदार के कहने पर ही मुगलों से संधि करना स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से मेवाड़ के प्रति जो जहांगीर का व्यवहार रहता है और जो कोशिश रहती है वो भी सराहनीय देखी जा सकती है। मतलब कि पूर्व के शासकों में मेवाड़ के ऊपर आधिपत्य कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन जहांगीर ने वो काम कर दिया। भले ही आंशिक रूप से किया, कुछ शर्तों के अंतर्गत किया, लेकिन उस काम को पूरा किया। इसके अलावे शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में उसके साम्राज्य विस्तार, यहाँ जो साम्राज्य विस्तार लिखा हुआ है, और विजय अभियान के अंतर्गत दूसरा युद्ध होता है दक्षिण का युद्ध। दक्षिण का युद्ध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है जहांगीर के शासनकाल में। उनके जो पिता थे अकबर की नीति थी, अकबर का एक सपना था। उनका सपना था पूरे भारत को विजित कर एक छत्र शासन सत्ता स्थापित करना, और जहांगीर ने अपने पिता के इस सपने को पूरा करने के लिए दक्षिण का युद्ध किया था। सबसे पहले तो अकबर के शासनकाल में खानदेश और अहमदनगर के कुछ छोटे छोटे भागों को जीत लिया गया था, लेकिन अहमदनगर का पूरा राज्य पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था। इसके साथ साथ दक्षिण की बीजापुर और गोलकुंडा, ये दोनों राज्य भी थे, वो भी स्वतंत्र थे। तो जहांगीर का पहला काम था इन राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास करना, और इसी ख्याल से उसने एक सेना तैयार की। उस सेना में 12,000 अश्वरोही का नेतृत्व करते हुए खाना को दक्षिण विजय के लिए रवाना किया गया। बहुत ज़्यादा कोशिश किए गए, काफ़ी प्रयास के बाद भी खाना को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई और उसका कड़ा विरोध किया गया। अहमदनगर के जो प्रधानमंत्री और सैन्य बल थे वो युद्ध कला के प्रकांड पंडित थे, और उन्हें ऑपरेट किया जा रहा था मलिक अंबर के द्वारा। और इन्होंने क्या किया, मुगल भारत के अन्य भागों में व्यस्त थे, और इसके साथ साथ निजाम शाह की तरफ से भी बहुत सारे प्रदेशों को मुगलों से छीन लिया गया था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मलिक अंबर जो थे, यानी कि इन सबको ऑपरेट कौन कर रहा था, मलिक अंबर ही कर रहे थे। तो मलिक अंबर अपने समय में बहुत ही योग्यतम व्यक्तियों के रूप में गिने जाते हैं। इन्होंने ये जो थे मलिक अंबर जो थे वे अबिसिनिया के निवासी थे, और जिसे कि कासिम ख्वाजा नामक एक व्यक्ति ने बगदाद के बाजार से खरीदा था। तो इस तरह यहाँ पर देखिए कि जहांगीर ने यहाँ पर दक्षिण में अपना राज्य फैलाना चाहा था, और जब जहांगीर बादशाह बनते हैं तो खुसरो के विद्रोह के कुछ साल तक दक्षिण भारत में शांति रहती है, और मलिक अंबर ने इस समय का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया था और अपने क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए थे। अहमदनगर जो उसका राज्य था उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। उसने सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के सुधार किए थे। टोडर मल की जो लगान व्यवस्था है उससे उसने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया था, और भूमि की नाप की व्यवस्था करवाई थी, पैदावार की। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अहमदनगर का जो क्षेत्र वो जहांगीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था। अंत में दोनों के बीच जब युद्ध होता है और मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है तो दक्षिण भारत में मुगलों की स्थिति बन जाती है, यानी कि कायम हो जाती है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी जगहों पर ये सभी जगह मुगल के आधिपत्य में नहीं थे, लेकिन पूर्णतः आधिपत्य में नहीं कहे जा सकते हैं। यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ करते थे, कभी ये मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लेते थे और कभी विद्रोह कर दिया करते थे। और इन्हीं सारी स्थितियों में 1627 में जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो सपना था बीजापुर, अहमदनगर, इन सभी जगहों को अपने अंदर लाने का, अपने क्षेत्र में शामिल करने का, तो पूर्ण रूप से उसे सफलता नहीं मिल पाती है। इसके बाद एक और विजय है, कांगड़ा विजय। उसकी जो सेना थी उसने कांगड़ा के राजा को हार की धूल चटाई और अपने विजय अभियानों को दक्कन तक आगे बढ़ाया। इस तरह मुगल साम्राज्य का विस्तार होता चला। तो
कांगड़ा विजय के बारे में बात करें। कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा उत्तर पूर्व पंजाब में कांगड़ा एक बहुत ही सुंदर घाटी है और कांगड़ा में ही एक कांगड़ा का जो किला है एक पहाड़ी पर बना हुआ है। चूँकि वह ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए बहुत ही दृढ़ किला भी था। ऊंची पहाड़ी की चोटी पर टिके कांगड़ा के किले की लंबाई जो थी वह आधा मील, भीतरी परिधि 2 मील और ऊंचाई करीब करीब 200 फीट की थी। इसकी जो सीमाएं थी वो अंदर ही शुद्ध जल के 2 प्राकृतिक कुंड थे। प्राकृतिक कुंड होने की वजह से यहाँ पर जल का आगमन और निष्कासन ये दोनों ही जो ज़रूरत थी वो बहुत ही आसानी से हो जाती थी। आसानी से क्या, ये प्राकृतिक तरीके से हो जाती थी। और इसके अंदर 23 गढ़ थे जिसमें कि 7 हार थे। तो वास्तव में कांगड़े का जो किला था वो कांगड़ा घाटी की दुर्जय किलों में से एक माना जाता है। तत्कालीन तथ्यों की माने तो उनके अनुसार 52 बार इस किले का घेरा डाला गया था। अनेक शक्तिशाली राजाओं ने इसे जीतने का प्रयत्न भी करते रहे थे, बार बार इस पे हमला भी करते थे, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली थी। 1009 में जब महमूद गजनवी था तो उसने भी इस किले को जीतने की पूरी कोशिश की थी। इसके ऊपर बहुत ही भयानक आक्रमण किया था लेकिन इसे जीतने में वह सफल नहीं हो पाया था। अकबर ने भी इसके ऊपर 2 बार आक्रमण किए थे और उसे भी सफलता नहीं मिली थी। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने लाहौर के सूबेदार मुर्तजा खान को किले पर कब्जा करने के लिए आज्ञा दी थी। क्योंकि उस समय जहांगीर का प्रयास असफल हो गया था, पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए 1618 में राजकुमार खुर्रम जो कि बहुत ही प्रतिभावान सैनिक था, प्रतिभावान बेटा भी था और सेनापति भी था, तो उसे इस पे विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया, नियुक्त किया गया। और खुर्रम ने भी बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही लगन से इस काम को किया। उसने लाहौर में अपना पड़ाव डाला और उसके जितने भी शाही अधिकारी थे, शाही अधिकारियों का जम्मू के राजा संग्राम सहित पहाड़ी जागीरदारों की सहायता से कांगड़ा पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। यहाँ पर 14 महीने तक घेराबंदी की जा सकी थी। मतलब कि 14 महीने तक घेराबंदी करता रहा था। उस समय, उतने समय तक वो वहाँ टिका रहा और लास्टली जाकर के 16 नवंबर 1620 को किले पर अधिकार कर लिया जाता है। तो इस तरह से कांगड़ा का जो विजय है वह पूर्ण विजय माना जाता है राजा के लिए, यानी सुल्तान जहांगीर के लिए। इसके साथ साथ इसके शासनकाल में इसका विदेशियों के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क भी हुआ था, जैसे कि फारस के साथ जहांगीर का संपर्क बहुत ही अच्छा रहा था। कंधार मुगल साम्राज्य और फारस के शाह की सीमा पर स्थित था, इसलिए इन दोनों का जो राजवंश था, राजवंश के साथ जहांगीर का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखता है। कांधार का महत्व राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से था। राजनीतिक दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि जिस कांधार पर जिस भी वंश का हाथ होता था वह उसे अपने राज्य की सुरक्षा और दूसरे राज्य पर आक्रमण करने की सुविधा मिल जाती थी। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से कांधार भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप का जो व्यापार था, व्यापारिक मार्ग स्थल पर था, जिसके कारण कि कांधार क्योंकि व्यापारिक मार्ग के ऊपर ही था, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अपने कैप्चर में रखना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मुगल बादशाहों की बात करें तो उसमें सबसे पहले बाबर ने कांधार को अपने कब्जे में किया था और हुमायूं की जब मौत हो जाती है तो 1558 में फारस ने उस पर आक्रमण किया था और फिर वह फारस के अधिकार में चला गया था। सबसे पहले तो सुल्तान हुसैन मिर्जा और उसके बाद उसका बेटा मुजफ्फर हुसैन मिर्जा उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है और अकबर को बाद के समय में कांधार का सेनापति नियुक्त किया जाता है, क्योंकि कांधार के हुसैन मिर्जा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी सारा सब कुछ देखभाल, उसका जो राजपाट रहता है वो अकबर को मिल जाता है, क्योंकि अकबर उसका दामाद रहता है। इसके अलावा किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा उज्बेकों के आक्रमण को रोकने में असफल रहता था और फारस के दरबार से कोई सैनिक सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस कारण उसे मुगलों के साथ बातचीत करनी पड़ी और मुगल सूबेदार जो कि थे शाहवेग खां को किला सौंप दिया गया। और जब अकबर की मौत हो जाती है तो उसके बाद खुसरो के विद्रोह के अवसर पर फारस के राजा जिनका कि नाम था शाह अब्बास, उन्होंने कांधार को जीतने का प्रयत्न किया था, उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो इस तरह से जहांगीर का जो शासन प्रबंध है, शासन काल है,
उसमें उसने बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारी योजनाएं बनाई। काफ़ी जगह, काफ़ी हद तक उसे इसमें सफलता भी मिल गई थी। अब यहाँ देखते हैं, चित्रकला का गूढ़ प्रेमी था जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला बहुत ज़्यादा पसंद था। वो खुद भी बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाता था। उसका यह कहना था कि अगर एक ही पेंटिंग में को 4-5 चित्रकारों ने बनाया है तो वह एक बार में देखकर बता देगा कि उसकी आँख किसने बनाई है और उसका चेहरा किसने बनाया है। वह इतना ज़्यादा, मतलब कि उसकी इतनी जानकारी थी, अंदरूनी जानकारी थी उसे। मुगल सम्राट जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। वे अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठा करते रहते थे। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया था, क्योंकि वह खुद भी एक बहुत ही उच्च कोटि का चित्रकार था और उसे चित्रकला बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने इसे प्रश्रय दिया। यही नहीं, जहांगीर खुद एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे। मनोहर और मंसूर बिशनदास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो कि चित्रकला के क्षेत्र में जाने जाते हैं। जहांगीर के शासनकाल के मशहूर चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जैसे कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है, उसी तरह चित्रकला को जहांगीर का स्वर्णकाल कहा जाता है। वही मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। तो उसके इस तरह के लफ्ज़ों से यह जाना जा सकता है, यह हम बता सकते हैं कि वो कितना उच्च कोटि का चित्रकार हुआ करता था। इसके अलावा खुसरो, जो कि उसका अपना बेटा था, अपने बेटे खुसरो के खिलाफ विद्रोह और 5वें सिख गुरु की हत्या। अब हम देखेंगे कि उसका जो बेटा था उसने किस तरह से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और राज्य को हथियाना चाहा। सबसे पहले तो जब मुगल सिंहासन के बागडोर संभाल रहे थे जहांगीर, तो उसके अपने सबसे बड़े बेटे खुसरो ने सत्ता पाने के लालच में अपने पिता जहांगीर पर 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रचा। 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रचा, क्योंकि यह काम हुआ था जहांगीर के राज्यारोहण के कुछ महीनों के भीतर ही हुआ था, क्योंकि खुसरो के मन में भी ना शासक बनने का बहुत ही ज़्यादा लालसा थी। जहांगीर का जो व्यक्तित्व था उससे अकबर खुश नहीं थे। तो काफ़ी बार अकबर के मन में यह बात भी आई कि जहांगीर को शासक ना बनाकर उसके बेटे यानी कि अपने पोते खुसरो को राज सिंहासन दिया जाए। तो जहांगीर को बात में उसके मन में यह भी डर था, कहीं उसके पिता उसके बेटे को शासक ना बना दे, फिर तो वह कभी भी सुल्तान नहीं बन पाएगा। तो लेकिन जब जहांगीर और अकबर के बीच सुलह हो जाती है, तो अकबर मृत्यु से पहले जहांगीर को ताज पहनाता है और उसे सुल्तान घोषित करके जाता है, क्योंकि खुसरो के मन में भी यह बात पल रही थी कि उसे सुल्तान बनना है और वह ये जो उसकी महत्वाकांक्षा है इसको त्याग नहीं पाता है। और कुछ महीनों के भीतर ही उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। खुसरो कौन था? खुसरो सबसे पहले तो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। इसके साथ साथ राणा यानी कि राजा मानसिंह का भांजा भी था। राजा मानसिंह की बहन के साथ जहांगीर का विवाह हुआ था, उसी से ये बेटा हुआ था खुसरो। इसके अलावा अजीज कोका जो थे, उनके दामाद के रूप में भी खुसरो ही थे। खुसरो का व्यक्तित्व बहुत ही खूबसूरत था। वह बहुत ही सुशिक्षित, सुंदर, उदार और चरित्रवान व्यक्ति था। प्रजा भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वह उसके साथ पॉजिटिव थिंक ये थी कि वह इस साम्राज्य के 2 बड़े सरदारों का निकट संबंधी था, यानी कि एक का तो भांजा था और दूसरे का दामाद था। तो अकबर के जो अंतिम दिन चल रहे थे, तो उसमें मानसिंह और कोका के द्वारा सलीम के जो दुर्बल चरित्र है उसको देखने के कारण खुसरो को गद्दी पे बिठाने का कोशिश चलता रहा था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। जहांगीर ही बनता है। इस समय जब 1606 ईस्वी में जब खुसरो ने विद्रोह किया था, तो उस समय उसकी उम्र होती है 17 वर्ष। क्योंकि इस वर्ष इतनी कम उम्र में भी उसका जो स्वप्न है वो बहुत ही बड़ा था। तो इस कारण उसने क्या किया कि एक शाम थी, यानी कि 1606 ईस्वी को शाम के समय में सिकंदरा में
अकबर की दरगाह को देखने का एक बहाना किया जाता है और वह वहाँ से अपने किले से निकल चलता है और जल्दी जल्दी चल के दिल्ली की ओर भागता हुआ जाता है। रास्ते में उसके जो अपने लोग थे वे भी आके शामिल हो जाते हैं, जैसे कि 300 अश्वरोही के नायक हुसैन बेग बख्शी। धीरे धीरे ये जो संख्या है वो बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते यह संख्या हो जाती है 12,000 तक। 12,000 जब पहुंचता है तो शहजादा खुसरो ने क्या किया, दिल्ली पहुंचकर राजकीय रक्षा दल जो होते थे उसके ऊपर हमला कर दिया और 1 लाख रुपयों पर अधिकार जमा लिया। दिल्ली के बाद वह दिल्ली होते हुए लाहौर पहुंचा और इस समय इस प्रांत का दीवान हुए करते थे अब्दुल रहमान जो इस प्रांत के दीवान थे, वे आके मिल गए शहजादे से और शहजादा ने अब्दुल रहमान को अपना मंत्री बना लिया। तरन तारन में ससुरों के सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। गुरु अर्जुन देव ने इसके लिए यानी कि युवराज के लिए यह भविष्यवाणी की थी कि उसके अंदर जो है वह सुल्तान बनने की सारी क्वालिटीज़ हैं और वह भावी सुल्तान बन सकता है। तो यह बात खुसरो के मन में बैठी हुई थी और जितनी भी जो भी कारनामे वह कर रहा था, कहा जाता है कि उसमें अर्जुन देव का बहुत ही बड़ा हाथ था और इसी से रुष्ट होकर जहांगीर ने उसे मृत्यु के घाट उतार देता है। लेकिन बाद के समय में जहांगीर जब आता है उसे पता चलता है कि गुरु अर्जुन देव ने इस तरह की बातें की है और आशीर्वाद भी दिया है खुसरो को। तो गुरु अर्जुन देव से वह 2 लाख रुपए की राशि मांगता है एज ए टैक्स, कर के रूप में, जिसे देने से कि गुरु अर्जुन देव इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कि वे समर्थ नहीं है इसे देने में। और फिर इसी कारण जहांगीर के द्वारा उनके आदेश पर गुरु अर्जुन देव का गला काट दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जहांगीर की सेना और खुसरो मिर्जा के बीच जालंधर के पास युद्ध होता है। जहांगीर की सेना खुसरो को हराने में सफल रहती है और इसके बाद खुसरो को कैद कर लिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने से पहले खुसरो को जहांगीर के समक्ष लाया जाता है। जहांगीर के समक्ष लाने के बाद कहा जाता है कि जब वो जहांगीर के सामने आया था तो उसके दोनों हाथों में जंजीर लगी हुई थी और जब उसने अपने पिता को सुल्तान के प्रति जो आदर भाव रहता है, जो उसे प्रणाम करते हैं या फिर जिस तरह का रिस्पेक्ट दिया करते थे, जब वो करने की कोशिश की गई तो जहांगीर ने उसे मना कर दिया और उसे अपने ही जगह पर खड़े रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा खुसरो के दाएं और बाएं तरफ उसके दो ऐसे दोस्त थे जिसने कि इन सभी कारनामों में उसका साथ दिया था। तो जहांगीर ने यह आदेश दिया कि उसके दोनों मित्रों को बैल की खाल के अंदर डाल के पूरे शहर में घुमवाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाती है। उसके एक सहयोगी की तो मौत हो जाती है कुछ ही घंटों में, 4-5 घंटों में, और दूसरे जो सहयोगी थे उसकी मौत हो जाती है 24 घंटों के अंदर। बाद में खुसरो को जेल में डलवा दिया जाता है और जहांगीर उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तो उसने गुस्से में आकर यह आदेश दिया कि खुसरो को अंधा करवा दिया जाए, उसकी आंखें निकलवा दी जाए। तो जब आंखें निकलवा नहीं दी गई, उसे अंधा करवा दिया गया कुछ डाल के। और बाद में जब जहांगीर का गुस्सा शांत होता है तो उसे अपने बेटे के प्रति प्यार आता है, तो उसने अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए बहुत दूर से एक वैद्य भी मंगवाया था। क्योंकि उस वैद्य के कारण खुसरो के एक ही आंख में रोशनी वापस आ पाई थी, पूरी तरह से आ नहीं पाया था। लेकिन फिर भी बाद के समय में जब शाहजहां युवराज होता है, तो युवराज के काल में जब वह दक्षिण जा रहा होता है तो उसने अपने पिता से इसकी परमिशन मांगी कि वह अपने भाई खुसरो को, यानी कि खुर्रम ने पिता से परमिशन दी कि वह खुसरो को अपने साथ दक्षिण अभियान पे ले जाए। जहांगीर अपने बेटे को मना नहीं कर पाए और खुर्रम ने क्या किया, रास्ते में ले जाकर अपने कुछ सहयोगियों को आदेश दिया कि खुसरो की गला घोंटकर हत्या कर दी जाए। शाहजहां को यह डर लगा हुआ था कि जब उसके पिता यानी कि जहांगीर नहीं रहेंगे तो भावी सुल्तान के रूप में खुसरो का नाम आ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति था, उसका बड़ा भाई भी था। इसी डर से शाहजहां ने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतरवा दिया और बाद के समय में शाहजहां सुल्तान बनता है। इसके अलावे न्याय की जंजीर,
जहांगीर को याद करने के लिए दूसरा वजह है न्याय की जंजीर। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत ही उचित कदम उठाए थे और जनता के सारे कष्ट और मामलों को खुद ही सुनने के लिए उसने एक जंजीर का निर्माण करवाया था। इसके लिए जहांगीर ने आगरे के किले शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई, जिसमें की करीब 60 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो कि न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। जिसे भी कोई भी फरियादी जिसे कि राजा से फरियाद करना होता है, वो मुश्किल से मुश्किल समय में इस जंजीर को पकड़कर खींच सकता था और सम्राट जहांगीर से न्याय की गुहार लगा सकता था। यह जंजीर में जो घंटियां बजी हुई थी उसका सीधा कनेक्शन जहांगीर के शयन कक्ष से होता था, यानी कि अगर कोई रात में भी इस जंजीर को खींच दे तो उसकी फरियाद सुनने के लिए जहांगीर खुद ही चल के आते थे। करीब 40 गज लंबी इस न्याय की जंजीर को बनवाने में काफ़ी ज़्यादा लागत खर्च हुई थी। वहीं जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए आज भी याद किया जाता है, क्योंकि यह इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी और इन सब को सोने से बनवाया गया था, तो यह इस तरीके से खर्चीला जाना जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु। अब हम देखते हैं कि जहांगीर की मौत कैसे होती है। साल 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में लाहौर में तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बागसर के किले में दफनाया गया था। फिर बाद में वहां जहांगीर की बेगम नूरजहां के द्वारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनवाया गया, जो आज भी लाहौर में स्थित है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। वहीं जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम यानी कि शाहजहां मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता है। तो सबसे पहले यहाँ जहांगीर की मौत के बारे में, तबीयत बिगड़ने के बारे में बताया जा रहा है। तबीयत इसलिए उसका बिगड़ा क्योंकि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मदिरा पान करता था और ये काफ़ी समय से करता आ रहा है। जब उसका मतलब कि उसके शासनकाल में उसकी बेगम का प्रादुर्भाव ज़्यादा बढ़ने लगा और उसके राज्य के अधिकारी उसके पास कंप्लेन करने आते थे कि सुल्तान को अपने शासन कार्य में भी ध्यान देना चाहिए। तो जहांगीर ने एक सेंटेंस कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी राज्य की संपूर्ण बागडोर, संपूर्ण जो कुंजी है, चाबियों की जो कुंजी है, वो अपनी बेगम नूरजहां के हाथों में डाल दिया है और मुझे एक दिन में 1 सेर मदिरा और आधा सेर मांस के अलावा किसी अन्य चीज़ की इच्छा ही नहीं है। तो इस तरह से उसकी इन बातों से हम यह देख सकते हैं, यह जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से जहांगीर अपने शासन के प्रति उदासीन हो गया था और लिप्त हो गया था मदिरा पान में और अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। तो जब वो कश्मीर जाता है, कश्मीर की जब यात्रा हो रही होती है, तो कश्मीर की यात्रा वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ही गया था, लेकिन कश्मीर की सुंदर जलवायु भी उसके अंदरूनी जो उसकी बीमारी है उसको ठीक नहीं कर पाई। लास्टली जब वो वापस आ रहा होता है अपने सल्तनत में, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद नूरजहां ने उसके लिए एक बड़ा सा मकबरा बनवाया था, भव्य मकबरा, जो कि लाहौर में स्थित है। इसके अलावा जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखना भी शुरू किया था, लेकिन अपने जीवन काल में उसे यह पूरा करने का मौका नहीं मिलता है। और इस किताब को पूरा करने का ये जाता है मोतबिंद खान। जहांगीर द्वारा शुरू किया गया यह किताब, जिसका कि नाम है तुजुक-ए जहांगीरी यह जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे कि मोतबिंद खान के द्वारा पूरा किया जाता है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जहांगीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजारी। उसकी जो प्रारंभिक जीवन की शुरुआत होती है वही ऐशो आराम से होती है और वह अपने जीवन के अंतिम समय तक ऐशो आराम में ही रहता है और यही उसके जीवन यानी कि मृत्यु का भी जो कारण बनता है वो भी यही बनता है। वह शराब की बुरी लत ने उसके पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया था। हालांकि जहांगीर ने अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन फिर भी वह अपने पिता अकबर की बराबरी नहीं कर पाया। यानी कि अकबर ने जो मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी उससे वह बढ़ा नहीं पाया, कमज़ोर भी नहीं पड़ने दिया, लेकिन इसके साम्राज्य में बहुत ज़्यादा विस्तार भी नहीं कर पाया।
जहांगीर को उसकी उदारता और दरियादिली के लिए जाना जाता है। अकबर की जो नीति थी, जो साम्राज्यवादी नीति थी, वो उसके बेटे जहांगीर के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन उसके पोते शाहजहां का जब शासनकाल आता है तो उसने अपने शासनकाल में अपने दादा यानी कि अकबर की जो महत्वाकांक्षा है उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश की और काफ़ी हद तक वह कामयाब भी हो गया। मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में भी हमने देखा कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते जहांगीर का यह जीवन काल यहीं समाप्त होता है। इसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। आज हमने देखा जहांगीर को, इसके बाद शाहजहां। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।